2015 में एक फ़िल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था दृश्यम। उस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अजय देवगन। उस फिल्म की कहानी ये थी कि अजय देवगन एक पिता का रोल अदा कर रहे थे और उसमें उनकी एक पत्नी होती है और एक बेटी होती है, और उनकी बेटी के साथ एक लड़का जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब ये बात अजय देवगन को पता चलती है तो ये पूरा परिवार मिलकर इन तीनों से उस लड़के का कत्ल हो जाता है जाने अनजाने में। लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि अपने परिवार को बचाने के लिए जिस तरीके से अजय देवगन पूरा षड्यंत्र रचते हैं, जिस तरीके से इस फिल्म को फिल्माया जाता है, जो इस फिल्म की कहानी थी वो काफ़ी अद्भुत थी और मेरे हिसाब से हाल फिलहाल में वो सबसे अच्छी मूवी थी। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी लगभग उसी प्रकार है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ उस फिल्म में अपने को बचाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन इस कहानी में अपने लोग अपने को ही मारने के लिए लगभग 30 सालों तक षड्यंत्र रचते हैं और एक गलती से 30 साल बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। अब ये कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। हाथरस में कोतवाली लगती है, मुरसान कोतवाली, और इसी कोतवाली के अंतर्गत एक गांव लगता है गिलौंदपुर। कहानी 1990 के आसपास की है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। जो पति थे उनका नाम था बुद्धू सिंह, पत्नी उर्मिला देवी और 3 बच्चे प्रदीप, मुकेश और पंजाबी सिंह। हंसता खेलता परिवार था। परिवार के जो मुखिया थे वो बुद्धू सिंह थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का ये पालन पोषण करते थे। जो घर की महिला थी यानी कि जो उर्मिला देवी थी, यानी कि जो बुद्धू सिंह की पत्नी थी, वो अपने बच्चों का पालन पोषण और पूरे परिवार की देखरेख करती थी। सब कुछ इस परिवार में ठीक था, ना किसी से कोई दुश्मनी थी, ना किसी से कोई बैर था। हंसता खेलता परिवार, छोटा परिवार, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन एक रोज़ जो बुद्धू सिंह हैं वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। अब घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो उनको लगता है हो सकता है कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। बच्चे भी परेशान होते हैं, पत्नी भी परेशान होती है। उनको लगता है घंटा 2 घंटा बाद वो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। ये घंटा 2 घंटा भी निकल जाता है, 4-5 घंटे बीत जाते हैं। देखते देखते पूरी रात बीत जाती है। बुद्धू सिंह लौट कर नहीं आते हैं। घर वालों को अब बेचैनी होती है। जो उर्मिला देवी थी अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती हैं। जो गांव के लोग थे उनसे पूछताछ होता है। गांव में एक तरीके से चीख पुकार मच जाती है कि बुद्धू सिंह कहीं गायब हो गए। गांव वाले मिलकर खोजने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धू सिंह का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। अच्छा, उस ज़माने में इतने फ़ोन या मोबाइल तो होते नहीं थे। किसी तरह से रिश्तेदारों को खबर दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कहीं बुद्धू सिंह आपके यहाँ तो नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ भी बुद्धू सिंह का कोई पता नहीं चलता है। फिर कुछ लोग कहते हैं हो सकता हो को किसी रंजिश में या किसी दुश्मनी में किसी ने बुद्धू सिंह को मार तो नहीं दिया। इस जरिए से भी तलाश की जाती है, लेकिन ना उनका कहीं लाश मिलती है, ना उनकी कहीं कोई शिनाख्त होती है, या कुछ उनकी कोई जानकारी लोगों को नहीं मिलती है। काफ़ी लोग खोजबीन करते हैं लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच कुछ लोग, गांव के जो कुछ लोग थे, वो कहते हैं कि आपस में बातें करते हैं। पैसे की वजह से पति पत्नी में लड़ाई हुआ था, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बुद्धू सिंह थे वो कमाने कहीं बाहर चले गए हों। खैर, तमाम लोग तमाम बातें, लेकिन तमाम खोजबीन करने के बाद, तमाम सारी चीज़ें करने के बाद बुद्धू सिंह का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लोग भूलने लगते हैं बुद्धू सिंह को। जो पत्नी थी यानी कि जो उर्मिला देवी थी वो भी संतोष कर लेती हैं, वक्त पर छोड़ देती हैं। वो भी अपने पति को भूलने लगती हैं। जो बच्चे थे वो भी अपने पिता को भूल जाते हैं। अब सब लोग अपने ज़िंदगी पे ध्यान देने लगते हैं। देखते देखते समय बीतता जाता है। सब लोग अपने अपने दिनचर्या में, सब लोग अपने अपने काम धाम में व्यस्त हो जाते हैं। अब ये जब बुद्धू सिंह गायब हुए थे वो साल था 1994। अब देखते देखते 30 साल बीत जाते हैं। अब साल आ जाता है 2024। अब जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे। जो बच्चा उस समय 94 में, जो इनका बड़ा बेटा था यानी कि जो प्रदीप था, वो 16-17 वर्ष के आसपास था 94 में, और जो दूसरा बेटा था वो 13-14 साल के आसपास का था, और जो तीसरा बेटा था यानी कि जो पंजाबी सिंह था, यानी जो सबसे छोटा बेटा, वो 1994 में 9 साल के आसपास था। इधर ये घटना 1994 की थी।
अब देखते देखते 1994 से 2000, 2000 फिर 2000 से फिर 2010, फिर 2020, फिर 2024, यानी कि लगभग 30 साल बीत चुका था। जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हो चुके थे। जो बच्चा 1994 में 16 वर्ष का था वो 2024 में 46 ईयर्स का हो जाता है। जो 13-14 साल का था वो लड़का 42-43 साल के आसपास हो जाता है। और जो सबसे छोटा बेटा था, यानी कि जो पंजाबी सिंह था, 1994 में वो 9 साल का था, वो अब 39 साल का हो जाता है। चूँकि बच्चे बड़े हो गए थे, इनकी भी शादी हो जाती है, इनके खुद के अपने बच्चे हो जाते हैं, ये खुद एक तरीके से बाप बन जाते हैं, एक तरीके से पूरे परिवार की इन पर जिम्मेदारी आ जाती है। चूँकि तीनों भाई, फैमिली बढ़ने की वजह से ये तीनों भाई भी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, एक तरीके से घर का बंटवारा हो जाता है। लेकिन एक रोज़ जुलाई 2024 में, यानी कि 2 से 3 महीना पुरानी बात है ये, जो बड़ा भाई था यानी कि जो प्रदीप था, अच्छा जो प्रदीप और मुकेश थे वो आपस में एक तरीके से इनकी साँठगांठ थी, लेकिन जो पंजाबी सिंह था वो अलग थलग पड़ा रहता था। और अक्सर जो लड़ाई होती थी वो ये दोनों पंजाबी सिंह से ही लड़ते थे, यानी कि प्रदीप और मुकेश अलग ज़रूर थे लेकिन आपस में उन दोनों की बनती थी। लेकिन जो पंजाबी सिंह था वो अलग थलग रहता था, उनसे अक्सर इनकी लड़ाई हुआ करती थी। तो एक रोज़ प्रदीप और मुकेश की लड़ाई होती है पंजाबी सिंह से, और उस लड़ाई के दौरान चूँकि घर का कोई मसला रहा होगा, घर का कोई ज़मीनी विवाद, और उस लड़ाई में जो सबसे बड़ा भाई था यानी कि जो प्रदीप था, वो अपने छोटे भाई से कहता है कि ज़्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हें भी वहीं भेज देंगे जहाँ पिताजी को भेजा है। जो प्रदीप था वो शराब के नशे में था, अब बोलने के लिए वो ये बात बोल देता है। जो पंजाबी सिंह था वो घर आता है, और घर आने के बाद वो सोचता है कि भैया ने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें भी वहीं भेज देंगे जहाँ पिताजी को भेजा था। अब वो इस बात को मन ही मन सोचता है और सोचने की कोशिश करता है कि ऐसी क्या बात थी और इन्होंने पिताजी को कहाँ भेजा। अब इस बात को सोचता है, सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। इस बीच पत्नी भी उसको टोकती है कि आप सो नहीं रहे हैं, क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताइए। लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। वो मन ही मन कुछ याद करने की कोशिश करता है, कुछ सोच रहा था। अतीत के जो जितने भी समय बीते थे उनमें वो जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है अपने मन ही मन। अगले दिन का वेट करता है, चूँकि अगले दिन तहसील दिवस था, और वो सीधा पहुंच जाता है डीएम ऑफिस। और वहां जाने के बाद बड़ी मुश्किलों के बाद वो डीएम साहब से मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के बाद वो एक पत्र लिखता है, और उस पत्र के ज़रिए डीएम साहब से बताता है कि साहब, आज से 30 साल पहले मेरे पिता की हत्या मेरे दोनों भाइयों ने, मेरी माँ ने 30 साल पहले ही कर दिया है। और बल्कि उसके साथ, इन तीनों लोगों के साथ एक और आदमी था जो कि गांव का बहुत ही अमीर आदमी था, जिसका नाम राजवीर होता है। यानी कि 4 लोग मेरे पिता के कत्ल की हत्या में शामिल हैं। ये बात पंजाबी सिंह डीएम साहब से बताता है। अब डीएम साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये बात सच है तो तुम अभी तक ये बात क्यों छुपाई? बात 1994 की है और तुम अभी आकर बता रहे हो। तो बताता है कि साहब, मैं उस समय छोटा था, मेरी उम्र लगभग 8-9 साल के आसपास थी, और मैं चूँकि 8-9 साल के बच्चे को कितना ही ज्ञान होगा, लेकिन इस बात पर मुहर तब लगी जब कल मेरी अपने बड़े भाई से कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ घरेलू मैटर पे मैं उनसे कहा सुनी हो रही थी, और उसी बीच उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी पिताजी के पास भेज देंगे, और यही मेरे शक का कारण है। और इसी शक की बुनियाद पर मैं ये फरियाद लेकर आया हूँ। और पूरी रात मैंने ये सोचने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जब मैं छोटा था तो मुझे धुंधली धुंधली यादें हैं कि मेरे पिता को इन 4 लोगों ने मिलकर मारा है। यानी कि जो गांव का अमीर आदमी राजवीर, इसकी खुद की माँ और इसके दोनों सगे भाई, 4 लोग इस हत्या में शामिल थे। अब डीएम साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं, पहले तो पता करवाते हैं कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। तो जो अधिकारी थे पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पंजाबी सिंह जो बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल ईमानदार आदमी है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और गांव में इसके जो गांव से लोगों से जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी सीधा साधा इंसान है। यानी कि ये कोई पागल नहीं है, कोई मेंटल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। खैर, बाद में जो डीएम साहब थे वो आदेश देते हैं थाने को। फिर जो थाने की पुलिस थी वो पंजाबी सिंह से पूछती है कि कहाँ लाश है। पंजाबी सिंह फिर अपने घर लेकर जाता है उन पुलिस वालों को। अब उस घर के आंगन में खुदाई शुरू होती है। कुछ घंटे की खुदाई के बाद
लगभग 8 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाता है उस घर के आंगन में, और कुछ समय के बाद एक कंकाल बरामद किया जाता है, यानी कि उस गड्ढे से एक कंकाल निकलता है। चूँकि ये कंकाल इतना पुराना हो चुका था, लगभग 30 साल इस कंकाल को दफनाए हुए बीत चुके थे, और इन 30 सालों में वो कंकाल एक तरीके से गल चुका था। मिलता है तो सिर्फ कंकाल के रूप में कुछ खोपड़ियाँ, कुछ हड्डियों के कुछ ढांचे, और कुछ हड्डियों के ढांचे जो लगभग गल चुके थे। बहुत ही दयनीय स्थिति में उसको बरामद किया जाता है। पुलिस वाले उस कंकाल को निकालते हैं और निकालने के बाद डीएनए के लिए भेज दिया जाता है। मैंने एक चीज़ इसमें बताना आपको भूल गया, चूँकि पंजाबी सिंह के पिता की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि 1994 में जब इनके पिता की हत्या की जाती है तो थोड़ा सा और पहले जाते हैं। 1990 में जो बुद्धू सिंह थे, यानी कि जो पंजाबी सिंह के पिताजी थे, वो अपने घर का एक तरीके से जो भी नौकरी थी या जो भी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे थे, घर में चूँकि कमाने वाला सिर्फ एक इंसान और उतने से परिवार का खर्च चल नहीं रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे खर्चा बढ़ने लगता है। कहीं ना कहीं जो बुद्धू सिंह थे वो अपने परिवार का एक तरीके से खर्च नहीं चला पाते हैं। अब आए दिन पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है। लेकिन उसी बीच एक गांव का शख्स होता है जिसका नाम राजवीर होता है, और राजवीर काफ़ी धनी फैमिली से था। वो बुद्धू सिंह के परिवार की मदद करने लगता है, इनके बच्चों को पैसे देने लगता है, उर्मिला सिंह को भी पैसे देने लगता है। एक तरीके से बुद्धू सिंह के घर उसका आना जाना हो जाता है। अब जैसे ही आना जाना होता है, उसकी नीयत बिगड़ जाती है। वो उर्मिला देवी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, बदले में मुझे भी कुछ दो। तो एक तरीके से उसकी नीयत ख़राब हो जाती है उर्मिला देवी को देखकर, और इन दोनों के बीच डील फिक्स हो जाती है। डील ये फिक्स होती है कि वो पैसा देगा और इसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं। चूँकि उर्मिला देवी पैसे की लालच में इतनी अंधी हो जाती है, और हैरानी की बात ये थी कि इसके जो दोनों बड़े बेटे थे, यानी कि जो प्रदीप था और मुकेश था, पैसे में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको सही और गलत का कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलता है। और चूँकि जो सबसे छोटा बेटा था, यानी कि जो पंजाबी सिंह था, वो लगभग 8-9 साल के आसपास था। तो 8-9 साल के बच्चे के पास कितना दिमाग होता है, आपको इस बात का अंदाज़ा है ही। लेकिन जब ये बात बुद्धू सिंह को पता चलती है कि जो राजवीर है इनके घर आना जाना है और वो इस तरह के रिश्ते रख रहा है उनकी बीवी के साथ, तो इस बात का वो विरोध करते हैं। चूँकि ये तीनों पैसे की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि वो ये तय करते हैं कि या तो अब बुद्धू सिंह रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। बल्कि वो बाकायदा अपनी माँ का साथ देते हैं। अब ये चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बुद्धू सिंह को रास्ते से हटा देना है। एक रोज़ मौका देखकर, यानी कि जो राजवीर था, राजवीर, उर्मिला देवी और उर्मिला देवी के जो दोनों बड़े बेटे थे, प्रदीप और मुकेश, जो बच्चे थे पिता का हाथ पैर पकड़ते हैं। जो उर्मिला देवी थी वो अपने पति के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है, और जो राजवीर था वो बुद्धू सिंह का गला पकड़ता है और गला इतनी तेज़ी से दबाता है कि बुद्धू सिंह की मौत हो जाती है। खैर, जब मौत होती है तो ये घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में बुद्धू सिंह को दफना दिया जाता है। अच्छा, इस बीच जब ये चारों मिलकर बुद्धू सिंह की हत्या कर रहे थे तो जो सबसे छोटा बेटा था, यानी कि जो पंजाबी सिंह था, वो देख लेता है। अब जैसे ही वो देखता है इस बात को, ये चारों आकर कहते हैं, यानी कि राजवीर, उर्मिला देवी और इसके दोनों बच्चे, कि तुमने जो कुछ भी देखा है, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे पिता का किया है। तुम्हें भी ऐसे ही गला दबाएंगे और तुम्हें भी इसी कब्र में, यानी जहाँ तुम्हारे पिता को दफनाया, तुम्हें भी ऐसे ही दफना देंगे। चूँकि वो 8-9 साल का बच्चा था, उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं, वो डर जाता है। डरने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है, वो भूलता जाता है। अब लगभग इतने साल बीत जाते हैं, सब वो भूल जाता है। लेकिन एक गलती 30 साल बाद, यानी कि 2024 में जुलाई के महीने में घरेलू विवाद में, ज़मीनी विवाद में, ये आपस में तीनों भाई टकराते हैं, और जो सबसे बड़ा भाई था और जो सबसे छोटा भाई था, इन दोनों के बीच कहासुनी होती है। और इसी कहासुनी के दौरान शराब के नशे में जो प्रदीप सिंह था वो पुरानी बात खंगालता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी वहीं, यानी कि पिताजी के पास भेज देंगे। और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। खैर, अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पंजाबी सिंह है पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है।
क्योंकि अगर मान भी लिया जाए कि इस तरह की बात है, तो इसका कोई सबूत, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जो इकलौता जो भी है वो पंजाबी सिंह ही ये सारी बातें कर रहा है, तो एक तरीके से ये केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जांच चल रही है। लाश जो बरामद, यानी कि जो कंकाल है जो बरामद किया गया, उसको डीएनए में भेजा गया है। जो पंजाबी सिंह का भी डीएनए लिया गया है। अब इसमें प्रदीप सिंह है और जो मुकेश है, ये दोनों फरार चल रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस के सामने ये अपना जुल्म कबूल भी कर लें तो अदालत में जाकर बदल जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसमें तमाम पहलू हैं, तमाम बातें हैं। एक तरीके से अभी जांच पूरी हुई नहीं है, जांच चल रही है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको जैसी भी लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।